श्री संजय यादव जी, आदरणीय श्री सुधाकर जी और हमारे तमाम पुलिस दोस्त अहबाब और संघर्ष की मशल को जलाए रखने वाली नौजवानों की टीम जो सीआरजेडी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हैं। ये मौका हम सब के लिए एक चीज को सिर्फ याद करने का है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय संघर्ष के। संघर्ष ही वो रास्ता है। जो कुछ हमने हासिल किया है अब तक संघर्षों ही की बदौलत हासिल किया है, वो हमने अपने ही देश में, अपनी ही इस मिट्टी में, इस देश की के जो असल सपूत हैं, जो असल लाल हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया है अपने खून पसीने से, जो भी निर्माण इस देश में हुआ है अब तक, उसमें सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहली जो बराबरी रही है, जो हिस्सेदारी रही है, वो वंचित समाज की रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि वंचित समाज आज भी उसी तरह से वंचित है। उससे वो अधिकार नहीं मिल सका है जिस अधिकार का उसे हक कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, संजय जी के उर्दू की एक बहुत ही मशहूर शायरा पोएटिस थी, उनका एक शेर है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब करते हैं। हम झूठ के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पार्लियामेंट से लेकर, जी परवीन शक, हम झूठ के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक, शायद तारीख में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि इस देश का मुखिया जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड्स जो झूठ के हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शायद उनका नाम जाना चाहिए इस बात को लेकर के, जिस तरह से रैलियों में पिछले दिनों इलेक्शन के, वो मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक था। मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से ये कभी तवक्को नहीं करता कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने ही मुल्क के एक सेक्शन के खिलाफ इस तरह से जहर और झूठ को उगल करके एक नफरत का माहौल पैदा करे इस मुल्क में। हमने उस मंजर को देखा है सुधाकर जी, बहुत ही तकलीफदेह मंजर था। ऐसी ऐसी झूठें गढ़ी गई जिसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती, इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं कल परसों एक चैनल पे था, अमीश देवगन का एक शो चल रहा था जिसको बाइकआउट किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि उसके शो को फिर हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। इशू था वक्त का, और सवाल जो एंकर उठा रहा है, वो एंकर इस तरह से झूठ, जिसे कहते हैं ना हिंदी में झूठ परोसना, कि ये जो वक्फ बोर्ड है वो भारत की तमाम जमीनों को हड़पना चाहती है और हड़प करके बैठी हुई है। नाजायज कब्जा उसने कर रखा है वक्फ बोर्ड ने तमाम जमीनों पर। किसी जमीन पे भी वो कह देती है कि ये हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि आपने ये आंकड़ा कहां से हासिल किया है, एक मिसाल मुझे दे दीजिए कि जहां वक्फ बोर्ड ने किसी सरकारी जमीन पर या किसी और की जमीन पर कब्जा किया। मैंने कहा कि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। मामला तो यह है कि सारी लड़ाई इसलिए हो रही है, वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था। 2013 में जो एक्ट आया, तरमीम एक्ट जो आया, जो उसमें तरमीम किया गया, उस एक्ट में वजह ही यही थी कि वक्फ की आधी से ज्यादा जायदादों पर कब्जा है, या तो सरकार का कब्जा है, कॉर्पोरेट्स का कब्जा है, अमीरों का कब्जा है, वक्फ की सारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। तो वक्फ की जमीनें, वही कहते हैं वक्फ की जमीनें कब्जा की गई है। मैंने कहा कि आप जरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप एंकरिंग कर रहे हैं एक नेशनल चैनल पे, आप जरा जब पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी क्या कीजिए कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो दान की हुई जमीनें होती हैं। वक्फ का मतलब ही होता है डेडिकेट करना, डोनेट करना। यानी हमारे पास अगर 100 बीघे जमीन है, हमारे पूर्वज ने उसमें से 10 बीघे जमीन दे दिए कि भाई ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होगा, और वो उन्होंने वक्फ कर दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, इसको तो बेचा जाएगा और न इसको कोई कब्जा कर सकता है, बल्कि इसके जो आमदनी इसकी होगी इसे कम्युनिटी के वेलफेयर के उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह के झूठ को परोसने का एक काम जो हो रहा है, चल रहा है, जाहिर है कि हमको उसके खिलाफ लड़ना है। अब मुझे बहुत खुशी हुई संजय जी ने ये कहा कि हमें वो कुछ पॉइंट्स ऐसे दीजिए कि जिसको हम लेकर के पार्लियामेंट में संघर्ष कर सकते हैं, उस पर आवाज उठा सकते हैं। पहला पॉइंट संजय जी, जो इस देश को, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब सोशल जस्टिस की बात होती है तब तक फिर से कमंडल को एक तरह से
वो सामने ला करके उस सोशल जस्टिस के उस पूरे धार को कमजोर करने की कोशिश होती। इसका तजर्बा हमने किया जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय जिस तरह से मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया गया। अभी दारा साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम लोग इस कैंपस को बड़ा प्रोग्रेसिव समझते थे। प्रोग्रेसिव कैंपस रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी तारीख रही है, प्रोग्रेसिव रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में वो तमाम प्रोग्रेसिव चीजें पीछे चली जाती। हम देखते थे हॉस्टल में उस दौर में जो एजुटेशन चला था, एंटी मंडल एजुटेशन, हम ये समझते थे शायद इस कैंपस का एक बच्चा भी, एक स्टूडेंट भी एंटी मंडल कमीशन में नहीं जाएगा। लेकिन हम ये देखते थे मेस में जो रजिस्टर होता था उस समय, राणा साहब को मालूम होगा, हम अपने मेस में रजिस्टर चेक करते थे। एक तो होता था रेगुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट होती थी कि जो दिल्ली के डिफरेंट लाइब्रेरीज में लंच पैक लेकर के वो जाते थे। लंच पैक का प्रोविजन हमारे यहाँ हॉस्टल में कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, लंच नहीं आएंगे करने हॉस्टल में, तो हमें सुबह में ही ब्रेकफास्ट के साथ ही हमें एक लंच पैक मिल जाता था और हम फिर शाम को लौट करके आते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे, ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स थे, 10% 15% ऐसे बच्चे रहे होंगे। मैंने ये देखा कि तकरीबन 30 से 40% बच्चे ऐसे थे उस जमाने में रजिस्टर में लंच पैक लेकर के चले जाते। हमने कहा कि ये बच्चे कब से इतने पढ़ाकू हो गए, क्योंकि हम लोग यूनियन में सरगर्म थे, उस वक्त बहुत एक्टिव थे यूनियन में। तो जब लिस्ट हम लोगों ने देखी कि ये सब जो लंच पैक लेके जाने वाले बच्चे हैं, ये पूरे दिन जो है, बस 2 मिनट में पूरे दिन जो है ये जाकर के एजुटेशन करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत करीब, मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है ये सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन। उस रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया था, जला दिया गया था मंडल कमीशन के खिलाफ कि क्यों उसका इंप्लीमेंटेशन। ये लोग उसमें भी शामिल थे जब राजीव गोस्वामी को आग लगा दिया गया था इंडिया गेट पे, और पूरे देश में एक ऐसी फिजा बनाई गई थी कि पूरा देश गोया जल रहा है मंडल कमीशन के इंप्लीमेंट करने की वजह से, और बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया गया था। तो ये बड़ा इत्तेफाक सा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस के फ्रंट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिहार में ये लीड लिया है, पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं समझता हूं कि इस मशल को जलते रहना चाहिए और हमें उस पर और ज्यादा शिद्दत के साथ उस आंदोलन को हमें जनता के दरमियान ले जाना चाहिए, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में पूरी शिद्दत के साथ सोशल जस्टिस के आंदोलन को हमें ले जाना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि सेकुलरिज्म की जो बात है, ये बड़ा खतरा है आज भी इस मुल्क के सामने। सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है कि शायद हमने आजादी के बाद इतना बड़ा खतरा मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए कभी नहीं देखा था, जिस तरह का खतरा इस वक्त सेकुलरिज्म। आज सेकुलरिज्म शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दिया गया है। सेकुलरिज्म को ऐसा समझा जा रहा है गोया ये शब्द ही नहीं है, कोई इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म को दिशा देने में हमारे लीडर श्री लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जिस तरह से उस रथ को रोका, फिरकावारियत का जो रथ था, वो रथ बाबरी राम जन्मभूमि का नहीं था, वो रथ इस देश को फिरकावारियत की आग में जलाने का रथ था। उस रथ को रोकना, कहा जा रहा था कि अगर उसको रथ को रोका गया तो क़यामत आ जाएगी, पूरे देश में दंगा हम करा देंगे और देश को बिल्कुल जला करके रख देंगे। इस तरह के थ्रेट दिए जा रहे थे। न सिर्फ ये कि सरकार गिरा देंगे, बीपी सिंह की सरकार जो सोशल जस्टिस के लिए मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर रही थी, बल्कि वहां उस रथ यात्रा को रोका हमारे लीडर ने। उनके अंदर इतनी हिम्मत थी। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी उस हिम्मत को और आगे ले जाए, उस मशल को और आगे ले जाए और उसी जोर के साथ सेकुलरिज्म की लड़ाई को लड़े। तीसरी बात मैं संजय जी आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हम एक शैक्षणिक संस्थान में हैं, जेएनयू में हैं। जेएनयू में हमने बहुत कुछ अर्जित किया, बहुत कुछ लड़ करके संघर्षों से। मैंने कहा कि संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं, बहुत कुछ हमें हासिल करना है, बहुत कुछ हमें अभी बाकी है, उस संघर्ष को आगे ले जाना है। हमारी सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में शिक्षा पर खर्च होने वाला जो बजट है, आम बजट का जो हिस्सा है, जो 2.5 से 3 पौने 3 के ही अंदर सिमट के रह गया है, मैं समझता हूं कि इसको कोशिश करके 10 नहीं तो कम से कम 6 तक हमें उसे ले जाना चाहिए और उसकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। क्योंकि शिक्षित समाज अगर नहीं होगा तो हम अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है, आपने इस टॉपिक में रखा भी था कि जो पब्लिक फंडिंग है एजुकेशन की, इस पब्लिक फंडिंग पे सबसे पहला अधिकार जो वंचित समाज का है, और हमें उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त कंपटीशन है, प्राइवेटाइज करने की जो पूरी एक कोशिश है पूरे एजुकेशन को, और वंचित समाज के एजुकेशन के सिस्टम को ध्वस्त करने की जो कोशिश है, उसको रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि सरकार अपने बजट में इजाफा करे, एजुकेशन बजट में इजाफा करे, और साथ ही साथ उस इजाफे के साथ साथ ये भी इंश्योर करे
कि वंचित समाज को मिलने वाला एजुकेशन उसी क्वालिटी का हो जिस क्वालिटी का एजुकेशन पब्लिक स्कूलों में दिया जाता है। और ये असंभव चीज नहीं है, ये बहुत संभव है। और हमें इस सिलसिले में कदम बिहार से लेकर के पूरे भारत तक उसको हमें शुरू करना चाहिए और इस सिलसिले में एक आंदोलन हमें चलाना चाहिए। ये कुछ आपने हमें क्या भेजा है? बहरहाल तो ये चंद बातें थी, वक्त बहुत कम है और नवल जी का वो पर्चा आ चुका है मेरे पास, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जाहिर है कि हम लोग बचपन में सुनते थे, जब हमारे यहाँ से कलकत्ता खासतौर से लोग काम करने जाया करते थे, मजदूरी करने जाया करते थे, फैक्ट्रीज में काम, वहाँ चटकल में काम करने वाले बहुत जाया करते थे। तो हमारे गांव से जो खत जाता था उनके घरों से, उस खत में हम लोग बचपन में जो वो औरतें बुला करके हम लोगों से खत लिखवाया करती थी, तो उस खत में आखिरी लाइन हुआ करता था, माँ अपने बेटे के लिए लिखती थी कि बेटा ये खत बहुत छोटा है, इसमें इतनी जगह नहीं है कि सारी बातें हम लिख सके, बस थोड़े से कहे को ज्यादा समझियो, यानी बहुत कम लिखा है लेकिन ज्यादा समझा जाए। मैं समझता हूं कि इस समय बहुत सारी बातें हमारे में आया था जिस समय उस वक्त मैं मतलब सुधाकर जी और संजय जी से मेरी पहली मुलाकात है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों हम सब की आवाज हैं पार्लियामेंट में और हमारी आवाज को उठाएं इन तमाम मुद्दों पे जो मुद्दे यहाँ डिस्कस किए गए, और कोई कंप्रोमाइज नहीं, सोशल जस्टिस के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फिर कवारियत के खिलाफ लड़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और शिक्षा को प्रमोट करने के लिए हमारी जरूरत है शिक्षा, अमीरों की जरूरत नहीं है शिक्षा। अमीर शिक्षा हासिल करते हैं हमें वंचित करने के लिए, हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारी जरूरत है, वंचित समाज की जरूरत है शिक्षा, और हम जब शिक्षित होंगे तभी अपने अधिकारों को हम छीन सकेंगे, और जो कुछ हमने अब तक हासिल किया वो छीन के हासिल किया है, तख्त में सजा करके हमें कोई नहीं दे सकता, हमें संघर्षों से ही उसे हासिल करना है और संघर्ष की उसी राह पर हमें चलना है। तो ये मेरी दरख्वास्त, मेरा अनुरोध है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बहुत